हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्जाम की सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज का ये। क्यों पता है क्यों? क्योंकि संस्कृत का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। किसकी? संस्कृत की ऑब्जेक्टिव की। जैसे पहला चैप्टर था संस्कृत का, संस्कृत का पहला चैप्टर जो है उसका सब्जेक्टिव भी हो गया, पाठ भी हम लोग पढ़ लिए, उसका भी ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं हम। तो अब हम लोग को क्या है कि पाठ दूसरा, कौन सा? पाठ दूसरा। और दूसरे पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है ना, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पाठ से, कौन कौन से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, दूसरे पार्ट से कौन से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में अधिक बार पूछे गए हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगामी परीक्षा 2024 में तैयारी कर रहे उन सभी छात्रों के लिए ये क्लास अति आवश्यक है और सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी छात्र हैं सब इस क्लास से जुड़ सकें। और अगर आप इस क्लास में, इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाना न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि सभी क्लासेस की वीडियो और उसके अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे पाठ का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले दूसरे पाठ का नाम क्या है? दूसरे पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम, ये दूसरे चैप्टर का नाम है और ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम हमने पढ़ लिया है पूरा चैप्टर। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, जो पूछे गए हैं प्रश्न में, ऐसा नहीं है कि ये अनुमान से लाया गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब जो है आपके एग्जाम में पूछे गए, वही सब क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? मतलब किसके शासन काल में, किसके काल में पाटलिपुत्र मतलब पटना जो है उसकी रक्षा व्यवस्था बढ़िया थी। उत्कृष्ट का मतलब होता है बढ़िया। तो किसके शासन काल में बढ़िया थी? तो आप लोग जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पहला नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा। ये देखिए, दूसरा प्रश्न है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक था, हमने लिख दिया है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम। मतलब की कहने का ये मतलब है, संस्कृत में प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र की, पटना की, बुद्ध काल के समय में पटना की, पटना जो नगर है उसका नाम क्या था? पटना का नाम क्या था बुद्ध काल के समय में? ठीक है, तो बुद्ध काल के समय में पटना नगर का नाम पाटलिग्राम था। क्या था? पाटलिग्राम। याद रखिएगा, पाटलिग्राम पटना का नाम था बुद्ध काल के समय में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पाटलिग्राम। आगे बढ़ते हैं। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? आप सबको याद होगा, आप सब गए होंगे वहां पर घूमने के लिए, या जानते होंगे। बहुत ही आसान सवाल है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? देखिए, गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है। पटना में एक गांधी सेतु बहुत ही मशहूर है। और वहीं गांधी सेतु कहाँ है? पटना में गंगा नदी पर।
ठीक है ना। पटना में गंगा नदी पर एक गांधी सेतु है। अब बताइए आप लोग को याद है उसमें कितने पाया है? पाया जो नीचे पिलर होता है ना, कितने पाया गांधी सेतु के? याद रखिएगा जीके के लिए, उसमें 42 पाया है। ठीक है, कितने? 42, 42। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नगरस्य पालिका देवी का अस्थि, नगर की पालन करने वाली पालिका देवी, नगर की पालन पोषण करने वाली पालिका देवी कौन है? तो आप सबको हम बता दें कौन है? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। आपका आंसर हो जाएगा ए, पटन देवी पटना की पालक देवी है। ठीक है, भरण पोषण करने वाली। अब ये देखिए, कुटनीम काव्यस्य, कुटनीम काव्यस्य रचनाकारः कः? मतलब कुटनीम काव्य या कुटनीम काव्य की जो रचनाकार हैं वो कौन है? रचनाकारः कः मतलब कौन है? तो ये बताइए, कुटनीम काव्यस्य रचनाकारः कः? तो आप सबको बता दें दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने कुटनीम मताखे जो काव्य है उसके रचनाकार हैं। कौन? दामोदर गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति? मतलब किस महापुरुष की जन्म स्थान पटना है? किस महापुरुष की जन्म स्थान या किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र मतलब पटना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह कहाँ पे जन्म लिए थे? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। मतलब गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये तो आसान होगा, आप लोगों को याद होगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? मान लीजिए पूछ दिया गया कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, प्रांत का मतलब होता है राज्य। क्या होता है? राज्य। मतलब पटना जो है किस राज्य की राजधानी थी या अभी भी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बिहार। पटना बिहार की राजधानी थी। पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पर थी लगा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थी का प्रयोग क्यों है? क्योंकि पहले नाम था पाटलिपुत्र, इसीलिए। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पटना रहता तो है वहां पर, क्योंकि पटना अभी है, पाटलिपुत्र तो अभी नाम है नहीं, इसलिए वहां पर थी लगा है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस और मृक्ष कटिक और कूटनीमत। ठीक है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कूटनीमताख्य, इसको पूरा कर देते हैं। कूटनीमताख्य जो काव्य है उसकी रचना किसने की? दामोदर गुप्त ने की थी। मतलब दामोदर गुप्त ने कूटनीमताख्य नामक काव्य की रचना की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 9वां का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह अलिखित। ठीक है, काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा? काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है किसने लिखा? किसने लिखा? देखिए आपका आंसर यहीं पे है, राजशेखर। राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को लिखा। ठीक है, किसने? राजशेखर ने। याद रखिएगा, काव्य मीमांसा राजशेखर, कूटनीमताख्य दामोदर गुप्त, याद रखिएगा ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्? मतलब राजा अशोक के समय में ये जो नगर है, नगर का वैभव कैसा दिखता था?
कैसा था, ठीक है ना। तो कैसा था, समृद्धम था, मतलब समृद्ध था। जो पटना नगर जो है उस समय अशोक के राज्य में जो क्या था, अशोक के समय में समृद्ध था, पूरी तरह से सुखी और समृद्ध था, संपन्न था। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, या बताइए मेगास्थनीज जो था पटना किसके समय में आया था, मेगास्थनीज जो था किसके समय में आया था, ये बात बताइए। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज जो था पटना में आया हुआ था। याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए आगे बढ़ते। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, मतलब पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो आप लोग यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में, क्योंकि मुगल वंश के काल में नहीं हुआ था, गुप्त वंश में भी नहीं हुआ था, और अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ था, ये मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था, मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, कब, मध्यकाल में। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया ये सब प्रश्न। चलिए, पाटल पुष्पों की पुतलिका, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ठीक है, कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र। कौन सा, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो यहाँ पर देखिए पटना ऑप्शन में है और प्रश्न में भी पटना ही है, तो ये तो होगा नहीं, पहले इसको काट देते हैं। पुष्पपुर, पुष्पपुर भी नहीं और कुसुमपुर भी नहीं, ये नाम थे, पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम थे, लेकिन यहाँ पर देखिए इस रचना के आधार पर पूछ रहा है, तो इस रचना के आधार पर पाटलिपुत्र नाम होगा यहाँ पर। ठीक है, पाटलिपुत्र आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पटना का इतिहास जो है कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो हम लोगों ने पहले ही पंक्ति में पढ़ा था, पहले ही लाइन में पढ़ा था अपने पाठ में कि पटना जो है उसका इतिहास 2500 मतलब 2500 वर्षों से पुराना रहा है। कितना, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है ना, पटना का इतिहास जो है 2500 वर्षों से पुराना। चलिए आगे बढ़े, याद करते जाइएगा। यहीं पर यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। यह आपको इतिहास में भी पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है ना, सोशल साइंस में, इतिहास में भी पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन संस्कृत में भी है, तो याद रखना जरूरी है। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा सी। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, किस ऋतु में मनाया जाता है। अब बताइए, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में और सेट नंबर ए दूसरी पाली में। ठीक है ना, 2018 में सेट नंबर ए और जो द्वितीय पाली होती है ना, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोपहर वाले में पूछा गया था ये प्रश्न। कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, बसंत ऋतु में, बिल्कुल नहीं। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बिल्कुल नहीं। ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। पटना नगर, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, ये अभी इससे पहले हम लोग करीब 4-5 नंबर पे इस प्रश्न का उत्तर हम लोग दे चुके हैं, लेकिन वो संस्कृत में था, ये हिंदी में है, इसीलिए 2 जगहों पे दिया गया है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी, पटन देवी है। कौन है, पटन देवी पटना नगर की पालिका देवी है। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पटन देवी। याद रखिएगा। बिहारस्य, बिहारस्य कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति, बिहार की किस नगर में, बिहार के किस नगर में या बिहार के किस शहर में गोलगृह, जो गोलगृह है वो है, मतलब गोल घर,
गोलगृह मतलब गोलघर। कहाँ है गोलगृह, कहाँ है? पाटलिपुत्र नगर है, पटना में एक गोलघर है। हाँ, बक्सर में है, पहरपुर में है, बिल्कुल नहीं है। सासाराम में भी नहीं है, सासाराम में गोलघर है। बक्सर में है, बिल्कुल नहीं है। पटना में गोलघर है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो ये तो कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 20वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? अब बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? बिहार, पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम, बिहार के पटना में। बिहार की पुण्य भूमि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर की। किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर की ही संज्ञा दी गई है, परिभूत पुरंदर स्थानम, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर, पाटलिपुत्र, इससे पहले कोई छूटा हुआ है? 22 नंबर, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम, यहाँ पर खाली स्थान है अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र नगरे, पटना नगर में, पटना शहर में प्रसिद्ध क्या है? गोलगृहम। पटना में प्रसिद्ध गोलघर है। क्या है? गोलघर है, ठीक है ना। पटना में प्रसिद्ध गोलघर है। चलिए, याद हो गया, याद करते चलिएगा यहीं से, एक भी प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, 23 नंबर, सरस्वती का, सरस्वती का, एक मिनट थोड़ा, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? संस्कृत का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कौन सा था? पाटलिपुत्र। क्योंकि इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं सभी पटना से संबंधित है, ठीक है, तो पटना ही ज्यादातर प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन परीक्षा में अगर पूछेगा तो थोड़ी याद रहेगा कि ये दूसरे चैप्टर का है पटना वाला, ठीक है ना, तो वहां पे याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित, ठीक है ना। कौमुदी महोत्सव जो था कब प्रचलित हुआ? कब प्रचलित हुआ? कौमुदी महोत्सव जो है कब प्रचलित हुआ? मौर्य शासन काल में, या फिर आंग्ल शासन काल में, मतलब इंग्लैंड के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में कब हुआ? या फिर गुप्त शासन काल में, या फिर अशोक शासन काल में? इसमें इसका आंसर हो जाएगा गुप्त शासन काल में, ठीक है, गुप्त शासन काल में। इसको थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं हम। कौमुदी महोत्सव यही होगा आंसर, गुप्त शासन काल में। आपका ये आंसर हो जाएगा, गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव जो था अतीत प्रचलित था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? ये तो बहुत आसान है। इस जो पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें किस शहर का वर्णन है? तो आप लोग जानते हैं पटना शहर का वर्णन है पाटलिपुत्र में, क्योंकि पाटलिपुत्र जो नाम है पटना का ही नाम है, तो पाटलिपुत्र वैभवम में पटना का ही वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ 26 नंबर, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, मतलब पटना जो है कितने साल पीछे हो गया था? तो 1000 साल, हमने पाठ में पढ़ा था 1000 साल पटना जो है मध्यकाल में पीछे हो गया था। किसके कारण? काल चक्र के कारण, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर देख लीजिए, 1000 वर्ष तक भी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पटना शब्द किस शब्द से बना है? जो पटना जो शब्द है किस शब्द से बना है? आप लोग को पता है पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना है ना, पतन शब्द से बना है। किससे? पतन शब्द से। देखिए पतन है यहाँ पर, और इसी शब्द से पटना, तो याद रखिएगा पतन शब्द से पटना बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिंपल सी बात है, गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे।
ठीक है। सिखों के 10वें गुरु थे, तो सिख धर्म के ही गुरु थे। ये तो बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा में ये भी पूछा गया है। तो ऐसे ऐसे जो प्रश्न है वो याद रखने जरूरी है। ये टोटल आपके रहे 28 प्रश्न। 28 प्रश्न इसमें से संभावित थे, और ये प्रश्न जो है संभावित क्या बोले, ये 28 प्रश्न जो है ना 28 पूछे गए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये 28 प्रश्न। और इसको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, और उम्मीद करता हूं कि ये सभी जो प्रश्न है ना आपके माइंड में याद हो गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले क्लास के साथ, कुछ नया लेकर के आते हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।